शुरू तो हम कर रहे हैं आज, पता नहीं खत्म कब होगा। अच्छा, इसका बायबैक का क्या? अच्छा, बायबैक के लिए पेजेस छोड़ दो, होल्ड, वो बाकी रह गए जी। बायबैक के लिए कितने पेजेस? मेरे बुक में बायबैक है, होल्ड होल्ड, आधा, डेढ़, 2, 2.5, 2.25 पेजेस मेरे नोट्स के हैं। मैं बोल रहा हूँ 2.25 मेरे नोट्स के, उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। उसमें बायबैक भी आ गया, 69 भी आ गया, 70 भी आ गया। हाँ, दुखी जीवन में ये देखो, ये है बायबैक, ये है इतना सारा बायबैक, ये बायबैक ही चल रहा है। ये आ गया 69, ये आ गया 70, खत्म। मेरे को बताओ, ये जूम क्या घंटा समझ में आया तुमको? अच्छा, आंखें बैठ गई है तुम्हारी इसके ऊपर, बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। बुक खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। बाजू वाले के पेज फाड़ लो। चलो, टेक योर प्लेसेस फास्ट एवरीवन। ओके, अभी हम शुरू करने वाले हैं एक जिला के साथ में, क्योंकि इसको सेक्शन बोलना बहुत मुश्किल है, तो इसे जिला क्यों नहीं घोषित करते, तो इसको जिला ही घोषित करना चाहिए। सब ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए मेरे को, कोई टाइम पास नहीं बच्चों, सब छोड़ दो प्लीज। वो जो पेजेस है बाद में कैलकुलेट करना, 2.25 पेजेस याद करो बेटा, इधर बातें नहीं, ठीक है, फोकस। ये है डिबेंचर्स, इसको सिर्फ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में किस प्रकार से प्रेजेंट किया है वो देख लो। ये यहां से शुरू होता है डिबेंचर्स, 1.5 पेज, 2.5 पेज, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 20, सॉरी 11, 20। सो टोटल नंबर थोड़ा ज्यादा हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इंस्टीट्यूट ने डिबेंचर्स के ऊपर दिए हैं 11। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? 11 पेजेस। फाउंडेशन में इतने पेजेस में चैप्टर खत्म हो जाते थे। समझ में आ रहा है सबको? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता, ऑप्शन में छोड़ा था कि बेटा। सो अब सवाल यह है कि 11 पेजेस तो तुम पढ़ नहीं सकते, चलो पढ़ भी लो, उतनी हिम्मत तो तुम में शायद है बेटा। बातें नहीं, अब अगर बातें मेरे को तू करता हुआ दिखा तो तेरे को मैं उधर के कोने में बिठा दूंगा, जो भी नाम होगा, ठीक है, उधर के कोने में, और जो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करेगा उसको दूसरे कोने में, ठीक है। तो अब चुपचाप बैठने का, नो डिस्टर्बेंस। सो सबसे पहली बात, तुम 11 पेजेस पढ़ नहीं सकते, पढ़ भी लिए तो याद करना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली ऐसे समय पे ही फॉर्मूला काम में आता है, पर फॉर्मूला भी उतना स्ट्रांगली काम में आने के लिए तुम्हें इसको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली जब टारगेट बहुत बड़ा होता है, चीज़ें बहुत बड़ी होती है, तो बहुत एक सिंपल रूल आपने याद रखना चाहिए पढ़ाई करने के हिसाब से। मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता था। व्हेनेवर द चैप्टर सिम्स बिग, और कोई भी चीज़ कंसेप्ट सिम्स बिग, देयर इज वेरी सिंपल रूल, डिवाइड करते जाओ। जितने छोटे पार्ट्स में आप कंसेप्ट डिवाइड करो और छोटे छोटे पार्ट्स में याद रखो, आपको पूरा का पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। तो हमने डिबेंचर के सेक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे प्रोविजन ऑफ डिबेंचर्स इज द फर्स्ट पार्ट, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी इज द सेकंड पार्ट, प्रोविजन फॉर द डिबेंचर ट्रस्टी इज द थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इज ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, एंड फिफ्थ पार्ट इज प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर, एंड सिक्स्थ पार्ट इज एनालिसिस। 6 डिफरेंट पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है, क्योंकि इसके सिवा इसको पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, याद रखना तो और बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर तुम्हें डिबेंचर का सेक्शन पढ़ना है, एक्चुअली लास्ट बैच तक के मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, प्रोबेबली लास्ट बैच वाले भी ये लेक्चर में अभी प्रोवाइड करूंगा तो देख रहे होंगे, क्योंकि हमने पेंडिंग रखा था। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ तो लास्ट बैच में हमें एक्सपेक्टेड था कि ये 11 पेजेस में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ तो कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अंदर इस बार अमेंडमेंट आया, और कॉस्ट ऑडिट के 10 से 12 पेजेस इंस्टीट्यूट ने कम किए इस बार।
जो आपको अप्लीकेबल नहीं है नए मॉड्यूल में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे 2-3 सेक्शंस है हमारे इस सिलेबस में। 135 CSR 16 पेजेस, ये डिबेंचर वाला सेक्शन 11 पेजेस, वो कॉस्ट ऑडिट 10-11 पेजेस। तो ऐसे कुछ सेक्शंस है जो 10-12 पेजेस तक के चलते जाते हैं। एंड एक्चुअली इसमें से कितनी चीज़ें काम में आती है वो बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है। सो हम हर बार जब मॉड्यूल रिलीज होता है तो वी एक्सपेक्ट कि उसके अंदर अमेंडमेंट आएगा। इसलिए लास्ट बैच में मैंने डिबेंचर के मेजर प्रोविजंस पढ़ाए थे और बचे हुए प्रोविजंस को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेंडमेंट में जाएंगे, जो नहीं गए। तो अब अल्टीमेट सोल्यूशन एक ही है तुम्हारे पास, पढ़ना सब पड़ेगा, पर इसका एक फर्दर सॉल्यूशन अपने पास है कि मेरे बुक में जो 3 पेजेस मैंने दिए हैं, फॉर्मूला बुक अभी जो बना रहा हूँ उसके अंदर जो 3 पेजेस दिए हैं उसमें से ही आप पढ़िए, आपका कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी उतना ही पढ़ना है। आप इंस्टीट्यूट के 11 पेजेस पढ़ते जाओगे, कंफर्म आप कुछ ना कुछ मिस इंटरप्रेट करोगे और आप कुछ ना कुछ कंफ्यूज करके आओगे। बट अब आप सोचो तो 30 मार्क का ये पूरा ब्रैकेट है, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, चार्जेस, ये पूरा ब्रैकेट 30 मार्क का है। उस 30 मार्क में से 12 से 16 मार्क्स शेयर कैपिटल पे आएंगे और उन 12 से 16 मार्क्स के ऊपर सेक्शन 71 डिबेंचर के ऊपर कितना आएगा, इज ए क्वेश्चनेबल थिंग। बिकॉज हमने अभी तक जिस तरीके से चैप्टर पढ़ा, हमने बहुत सारे सेक्शन इंपॉर्टेंटली पढ़े इस चैप्टर में। तो कंसिडरिंग द टाइम गिवन एंड द मार्क्स दैट वी कैन अर्न, मुझे इस सेक्शन का वायबिलिटी थोड़ा सा कम लगता है। सो व्हाट वी विल डू, हम पढ़ेंगे पूरा और जो फॉर्मूला बुक में दिया है सारा पढ़ेंगे, पर इस सेक्शन के ऊपर ना हम हमारे ज्ञान को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, एडिशनली अगर आपको कोई क्वेरी आता है, कुछ भी आता है, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, पर ओवरऑल कंफ्यूजन क्रिएट करने से बेटर है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में सेक्शन पढ़ना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सुनो। सो विल स्टार्ट विद द डिबेंचर्स। मेरे साथ साथ चार्ट ड्रॉ करना शुरू कर दीजिएगा। भले ही अगर आप लास्ट बैच के स्टूडेंट हो, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, या आप GDPD में हो, फेस टू फेस में हो, लाइव स्ट्रीम में हो, लेट्स गो। आ जाइए बेटा, स्टार्ट करते हैं। फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लेट्स गो। ओके, सबसे पहले हम करेंगे डिबेंचर्स के प्रोविजन का डिवीजन। सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार, जो है 71। डिबेंचर्स, सेक्शन का नाम ही डिबेंचर्स है। आप इसको डिवाइड कर दो कुछ 5-6 पार्ट्स में मेजर, जिसमें से पहला पार्ट है प्रोविजंस फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैसा इशू होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा पार्ट आप ले लो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी। तीसरा पार्ट आप ले लो जो एक मेजर पोर्शन क्रिएट करता है, डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी के प्रोविजन। चौथा पार्ट ले लो डिबेंचर ट्रस्टी जो है उसके ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। पांचवा पार्ट आप ले लो डिबेंचर्स के मिसलेनियस प्रोविजंस, मतलब प्रोविजन वाला पार्ट। और सिक्स्थ हमारा एनालिसिस। इन 6 पार्ट्स में हमको डिबेंचर्स को कंप्लीट करना है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें से कुछ इजी पार्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो मैं आपको पहले इजी और कॉम्प्लिकेटेड का भी बाइफर्केशन दे दूं। अगर आप देखो तो डिबेंचर के प्रोविजंस में सिर्फ डिबेंचर कैसे होते हैं, कितने पीरियड तक के होते हैं और रेजोल्यूशन कैसा लगता है, ये चीज बोली है। सो आप ये बोल सकते हो कि डिबेंचर के जो प्रोविजंस है वो थोड़े से लेंदी है, बट कंसेप्चुअली सिंपल है। इज इट वेरी क्लियर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के जो प्रोविजंस है और सिक्योरिटी के प्रोविजंस, ये काफी शॉर्ट है, बट एक कंसेप्चुअली डिफिकल्ट है। मैं आपको तरीका बोल रहा हूं कि हर एक प्रोविजन में आपने कितना अटेंशन देना चाहिए। इसलिए डिबेंचर ट्रस्टी वाले प्रोविजंस ये लेंदी भी है और डिफिकल्ट भी है।
ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी शॉर्ट है एंड सिंपल भी है. मिसलेनियस प्रोविजंस आर ऑल्सो शॉर्ट एंड सिंपल. और सबसे आखिरी बचता है एनालिसिस. ये शॉर्ट तो है पर डिफिकल्ट है, या आउट ऑफ कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें दो कुछ ऐसी चीजें दी है जो लॉजिक को नहीं सुहाएगी. ठीक है. अब पूरे ब्रैकेट्स को देखते हुए मुझे बताओ किस चीज के ऊपर ज्यादा सवाल आने के चांसेस है. आपको अगर सवाल आया तो 70% चांस है डिबेंचर ट्रस्टी पे सवाल आएगा, 20% चांस है प्रोविजन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर आएगा. ठीक है. बचे हुए सबका आप लगभग ले लो 10% चांस है. तो अब तुम्हारा एक फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस प्रोविजन को हमने क्या याद रखना है और कैसे पढ़ना है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? मित्रों बोलो हाँ है ना. तो चलो अब मैं चार्ट के साथ शुरू कर रहा हूं. मैं एक एक ब्लॉक अलग अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा. इज इट वेरी क्लियर? सबसे पहले मैं ब्लॉक उठा रहा हूं प्रोविजन ऑफ डिबेंचर्स. सब लोग मेरे साथ साथ में ड्रॉ कीजिए प्रोविजन ऑफ डिबेंचर्स. पहली बात मुझे बताइए डिबेंचर क्या है गाइस? डिबेंचर क्या है? डेट. डिबेंचर इज अ डेट. तो लोन क्या है? लोन भी डेट है. तो डिबेंचर क्या है? लिख देते मैं बोलता हूं. लेट्स गो. अगर मैं कंसेप्चुअली बोलूं, हालांकि डिबेंचर के डेफिनेशन जो है वो है 2 सबसेक्शन 30 में. बोलो हाँ है ना. पर मैं यहां नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में आंसर दे रहा हूं कि डिबेंचर क्या है. सिंपल. एन इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी defining smallest form of debt available for subscription. Available for subscription. जो डेट का स्मॉलेस्ट पोर्शन आपको सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल हो सकता है वो डिबेंचर होता है. देखो लोन का कोई ऐसा छोटा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है जो आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो. डिपॉजिट्स का भी ऐसा कोई बहुत छोटा सब्सक्रिप्शन नहीं होता. डिबेंचर ही एक ऐसी चीज है जो डेट का फॉर्म है और स्मॉलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के लिए. सबको समझ में आ रहा है? अरे बच्चों बोलो हाँ है ना. वही एट द सेम टाइम 230 का डेफिनेशन हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो साइड बाय साइड उसको हम यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सब जन डिबेंचर इंक्लूड्स से रेडी. अब ये 230 वाला डेफिनेशन है. 2 सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार से? 30. ये पूरा डेफिनेशन साथ साथ में पढ़ेंगे. 1 2 3 बोलो क्या है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन अ असेट ऑफ अ कंपनी और अ नॉट. सिंपली बोला गया है डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डेट को एविडेंस क्रिएट करता है, भले वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो. चार्ज क्रिएट करना मतलब सिक्योरिटी क्रिएट करना, अनसिक्योर्ड मतलब चार्ज क्रिएट ना करना. इज इट वेरी क्लियर? पर साथ में ऐड किया है प्रोवाइडेड फॉलोइंग शॉल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर. नीचे दी गई चीजें डिबेंचर नहीं बनेगी, जैसे इंस्ट्रूमेंट रेफर टू इन चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक एक्ट. समझो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशू करता है. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड सुना है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टी बिल्स इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स. तो ये भी तो इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या इनको भी डिबेंचर्स बोलेंगे? नहीं. ये बोला है 3D चैप्टर में, ये चीजों के नाम दिए, इसको डिबेंचर नहीं बोलना है. दूसरा, सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI. फेंकने वाली चीजें तुम वैसे भी फेंक दोगे. यहां तक आइडिया क्लियर है? अब इसके एडिशन में डिबेंचर्स और क्या लेवल पे डिफाइन हो सकते हैं, उसके लिए हमने क्लैरिटी के लिए कुछ पॉइंट्स ऐड किए 10-12. पहला, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट साइजेबल अमाउंट ऑफ अ लोन. सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिबेंचर्स के प्रति कि आपने पैसा लेंड किया है कंपनी को, यू हैव लेंट मनी टू कंपनी. सर्टिफिकेशन इशूड किया है आपने कॉमन सील के अंडर, 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर या 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी चलेगा ऑथेंटिकेशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए. कंपनी पीरियोडिक इंटरेस्ट देगा टिल द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स. डिबेंचर नॉर्मली प्रीफिक्स वैल्यू के रहते हैं और प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. वोटिंग राइट्स डिबेंचर्स के ऊपर अवेलेबल कभी भी नहीं होते अनलेस इट इज अ क्रेडिटर्स मीटिंग या वाइंडिंग अप वाला मीटिंग या मर्जर या अमलगमेशन वाला मीटिंग.
नीचे डिबेंचर, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में माने जाते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ट्रांसफर किए जाएंगे। आर्टिकल अगर बोलेगा डिड बनाना है डिड, अगर डिविडेंड डिबेंचर वारंट है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेगा हैंड डिलीवरी से। नीचे अ डिबेंचर में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, चार्ज क्रिएट करने पे है। दे मे बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ फुल टर्म और इन इंस्टॉलमेंट। डिबेंचर आप पूरे के पूरे एक साथ रिडीम कर लो या बीच बीच में भी आप पोर्शन रिडीम कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? मतलब आपने डिबेंचर्स में से 10 रुपए का डिबेंचर है, 5 अभी पे अप कर दिए, 5 अगले साल पे अप करने वाले हो, चलेगा ये, लेकिन आर्टिकल में मेंशन होना चाहिए। द टर्म्स ऑफ इशू में बी प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन। डिबेंचर्स आपके इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। डिबेंचर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ कितना? 6 मंथ्स। कहीं पढ़ा था हमने ये कि डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए? पढ़ा था हमने कहीं सुना लगे? कौन से सेक्शन में पढ़ा था? कोई बोल दे। याद एक टेबल था जिसके अंदर 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1 महीना 6 महीना फॉर डिबेंचर लिखा था। कुछ याद आया? ट्रांसफर के सारे टाइम लिमिट से एक टेबल के अंदर दिए थे। कौन सा सेक्शन था? 2 मंथ्स 2 मंथ्स 1 मंथ 1 मंथ, डिबेंचर का 6 मंथ्स। सांडदार सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 50। ये फायदा होता है सेक्शन याद करने का, अब दोनों कोरिलेट होंगे। और ये सेक्शन नंबर 56 की ही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी है, ये कोई डिबेंचर की इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, वहीं से उठा के यहाँ पे डाली है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये सुनो नीचे अगला वाला, द कंपनी कैन इशू डिबेंचर। डिबेंचर 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं। अब उसके लिए हम वापस चार्ट पे, अब देखो ये इतनी सारी चीजें तो हम चार्ट में लिखेंगे नहीं, आज बोलोगे जीवन में इतनी सारी चीजें चार्ट में लिखेंगे नहीं, तो चार्ट में क्या लिखना है? वापस आ जाओ चार्ट के ऊपर, लेट्स गो। ठीक है, इसके अंदर आप डिवाइड करो एक्सेप्ट फॉर। एक्सेप्ट फॉर 2 चीजें डिबेंचर्स में नहीं बोली गई है ना गाइस मेरे सुस्त रत्नो। कौन सी 2 चीजें डिबेंचर में नहीं बोली है? इंस्ट्रूमेंट एज पर कौन सा चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट। ईयर कौन सा? 1934 ना। और दूसरा दैट इज इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय सीजी प्लस आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लाइस्ट में सब लोग लिख रहे हैं, जरूर बोलिएगा प्लीज। लिख लिया सबने? अब बात करते हैं डिबेंचर्स के इश्यूज की। सो नीचे कर्ली ब्रैकेट कीजिएगा, हो सके तो कलर चेंज कीजिएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिवाइड करो इशू ऑफ डिबेंचर्स को 2 पार्ट में, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और दूसरा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने हैं, किसका अप्रूवल लगेगा? किसका अप्रूवल लगेगा गाइस? जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किससे? बोर्ड के थ्रू हो जाएगा? लोन ले रहे हो, कंपनी को पूछना, मेंबर्स को पूछना जरूरी नहीं है। नो सर कि यस सर। बोर्ड से काम बन जाएगा या जनरल मीटिंग को पूछना चाहिए? बोर्ड से काम बन जाएगा। कंफर्म? क्यों? तो नॉन कन्वर्टेबल है तो क्या हुआ? लोन तो है। आंसर सही दे रहे हो, लॉजिक गलत दे रहे हो। वोटिंग राइट पे कोई हाँ ना 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 ऐसे नहीं। मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर क्या है? लोन है। डिबेंचर क्या है? वापस बोलो, डिबेंचर क्या है? लोन क्यों लेते हैं? बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस चलाने का ही तो एक पार्ट लोन लेना है ना। तुम अगर बिजनेस चलाओगे तो लोन लेना, एडवांस देना, ये तो बिजनेस चलाने का ही पार्ट है ना। क्या ये कोई बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन है या बिजनेस चलाने के लिए जब जरूरी है तब लेना पड़ेगा? बिजनेस चलाने के लिए जब जरूरी है तब लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, बिजनेस जनरल मीटिंग चला रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे हैं, तो लोन लेना और देना शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होना चाहिए ना। और दूसरी बात, तुम कंपनी के जनरल मीटिंग से पूछने गए, तुम्हारी जनरल मीटिंग है, तुम बैठे हो और मैंने तुमको बोला है लोन ले क्या लोन लेना चाहिए क्या? और मैंने तुमको बोला लोन लेने के बाद पहला इंटरेस्ट उनको जाएगा,
फिर तुम्हें डिविडेंड बचा तो मिलेगा, तो तुम हाँ बोलने वाले हो क्या? तुम जिंदगी में कभी हाँ नहीं बोलोगे, बराबर है? तो ऐसे सिचुएशन में पूरा का पूरा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। इज इट वेरी क्लियर? लॉजिक फिक्स हो रहा है सबके दिमाग में, ठीक है? इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, एंड इफ इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, व्हाई यू आस्क अ जनरल मीटिंग? वो साल में एक बार मिलने आने वाले, तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करना चाहिए, बोलो हाँ या ना। पर अगर ये कन्वर्टेबल है, मैंने तुमको बोला लोन लेना चाहिए क्या, तुम तो नहीं बोलने वाले थे, ऊपर से बोल दिया ये बाद में जाके ना इक्विटी में कन्वर्ट होकर सारे तुम्हारे साथ बैठेंगे, तो तकलीफ वाली बात है ना। अगर तुम्हारे साथ बैठेंगे तकलीफ वाली बात है ना। तो इसलिए जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। लॉजिक क्लियर है क्या? इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोले एक बार सुनो। अब तुमने डिवेंचर इशू तो कर दिया, पर अब इसके रिडम्पशन की भी बात है, बोलो हाँ है ना। सो रिडम्पशन, रिडम्पशन को डिवाइड करो दो पार्ट्स में। पहला है क्रिएशन ऑफ डीआरआर, क्रिएशन ऑफ क्या लिख बाजू से? डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और दूसरा क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। ऐसा बोला जाता है, ऐसा कि अनलिस्टेड कंपनी में जो नॉर्मल है, अनलिस्टेड कंपनी जो क्या है? नॉर्मल है, उसने 10% ऑफ द डिबेंचर्स वैल्यू, 10% ऑफ क्या बोले एक बाजू से? डिबेंचर्स वैल्यू एवरी ईयर डीआरआर में ट्रांसफर करना चाहिए। प्रूडेंस अंकल बोल के गए ना, क्या बोल के गए प्रूडेंस अंकल? बोलो क्या बोल के गए प्रूडेंस अंकल? इंग्लिश में प्रोवाइड फॉर एवरी expenses and debts but do not realize any anticipated incomes or gains. Is it very clear? तो हम ये DRR क्रिएट कर रहे हैं प्रूडेंस अंकल की वजह से। 10% पर कौन सी कंपनी लिखी मैंने? अनलिस्टेड, वो भी 10% ऑफ DRR, वो भी नॉर्मल वाली। हाँ, इसमें बहुत कंफ्यूज होने वाला है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एकदम चीर फाड़ के एक चीज देके रखी है, विल सी। दूसरा क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, कि तुम डिबेंचर रीपे करने ही वाले हो इस साल के एंड तक, इसका क्या गारंटी? समझो इस साल में कुछ डिबेंचर आपके पेमेंट के लिए ड्यू है, तो ऐसे केस में बोला गया है 15% ऑफ डिबेंचर वैल्यू आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? डिपॉजिट विद द स्पेसिफाइड पर्सन, विद द स्पेसिफाइड पर्सन। 15% मिनिमम सिक्योर्ड करके रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बोलो हाँ है ना। इज इट वेरी क्लियर? तो अब इसको जरा पढ़ के देखिए, क्योंकि ये तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, एकदम ही सिंपल डिम्पल, पर अब इसको पढ़ने में जाओगे तो पढ़ के हाथ में आएगी। पूछो कैसे? ऐसे पढ़ के देखो। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर उन्हें डिबेंचर इशू किए तो भी। बैंकिंग कंपनीज को भी डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनीज को भी डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो एनबीएफसी है और वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और एनएचबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। एनएचबी इज अ नेशनल हाउसिंग बैंक। जैसे बैंकिंग कंपनीज का बिजनेस चलाने के लिए आरबीआई काम करता है, वैसे हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस की अथॉरिटी जो है वो है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी जो नॉर्मल है, मतलब अदर देन अबव है, आपने 10% डीआरआर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का एवरी ईयर क्रिएट करना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। सार ये टेबल याद रखना है क्या सर? बोलो हाँ है ना। रखना तो पड़ेगा, पर इसके ऊपर आपको केस स्टडी वाइज क्वेश्चन आने के चांसेस कम, ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस ज़्यादा है। सी, इसको बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको एक सिंगल एंगल से आपने याद रखना है। पूछो क्या? सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना है। सब जन बोलो, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना है, या तो फिर एनबीएफसी को डीआरआर बनाना है,
जिसने आरबीआई के साथ कोई साठगांठ नहीं रखा, या तो फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को डीआरआर बनाना है जिसने एनएचबी के साथ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी तक कि वो रजिस्टर्ड एनएचबी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, तो डीआरआर बना लो, बात खत्म। तो 3 ही कंपनीज को डीआरआर बनाना है। कितने कंपनीज को? 3। सब जन बोलो कितने कंपनीज? 3। एकदम सिंपल वर्ड्स में। कौन कौन? अनलिस्टेड कंपनी जो नॉर्मल है, क्योंकि हर अनलिस्टेड कंपनी थोड़ी एनएचबी और एचबी ये होगा। सो अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, ओबीसी, सारे के सारे। दूसरा एनबीएफसी जो किससे रेगुलेट रजिस्टर्ड नहीं है, आरबीआई। और दूसरा एचएफसी जो किससे रेगुलेटेड नहीं है, एनएचबी। समझ में आया? पक्का? पक्का क्लियर है? क्या याद रखना है उससे ज्यादा क्या याद नहीं रखना है उससे ज्यादा याद रखो क्या याद रखना है। 3 ही चीजों को डीआरआर लगता है, बाकी के लोगों को नहीं लगता है। इज इट वेरी क्लियर? ये तीनों को और 10% ऑफ डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा एवरी ईयर। सबको समझ में आया? फिर उसके बाद में नीचे प्रोविजन दिया है सिक्योरिटी के लिए। अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर shall be deposited with the following method and shall be kept invested throughout the year। ऐसा नहीं साल के एंड में इन्वेस्ट किया कि 31 मार्च को पैसा डिपॉजिट किया और 2 अप्रैल को निकाल लिया, ठीक है। इसीलिए डिपॉजिट विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और द लीन unencumbered। what is encumbrance? what is encumbrance? फ्री ऑफ चार्ज बोल सकते हो, जिसके ऊपर किसी भी दूसरी चीज का हक नहीं है। जैसे सिंगल, किसी का हक नहीं है। जैसे तुम लोग, तुम्हारे ऊपर किसी का हक ही नहीं है। घर वालों को हक है पर तुम मान नहीं रहे जीवन में। और दूसरे कमिटेड एनकुम्बर्ड पीपल, हक ही हक चल रहे। व्हाट द हक? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो नीचे अनएनकुम्बर्ड सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? अनएनकुम्बर्ड जो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन सा गवर्नमेंट बोले एक बार? स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज अनएनकम्बर्ड? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे NaHI, नहीं गलत लिखा मैं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, सुना है सबने? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटीज। नॉर्मली गांव गांव तक बिजली पहुंचे, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गांव गांव तक बिजली पहुंचे। ये जब गवर्नमेंट स्कीम शुरू किया था उसके अंदर उन्होंने एक कॉर्पोरेशन बनाया था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इज इट वेरी क्लियर गाइस? कौन सा कॉर्पोरेशन? सब जन नाम बोलो एक बार। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन के उन्होंने उस वक्त बहुत सारे बॉन्ड इशू किए थे सो दैट टावर्स वगैरह बिल्टअप करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिले। तो उसके कोई बॉन्ड्स है वो नॉर्मली हम डिबेंचर्स या उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा तो हम सिक्योरिटी मानेंगे। या अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन्ड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हैव यू एवर हर्ड UTI? बस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तुमने बॉन्ड लेके रखे वगैरह एक्सेट्रा, श्रुत है शायद, वो बराबर याद है। चल ये चीज को याद रखना, ये है सिक्योरिटी की चीज। तो हम ये वहां पे लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। सो अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, 10% ऑफ डीआरआर क्रिएट करना है नॉर्मल वाले केस में। अच्छा कौन कौन सी कंपनी? वापस लिख ले, कौन सा है बोले एक बार? अनलिस्टेड कंपनी। दूसरा वाला कंपनी कौन सा है बोले एक बार? सब लोग बोलेंगे NBFC नॉट रजिस्टर्ड विद द RBI। और तीसरा वाला HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नॉट रजिस्टर्ड विद द NHB, ठीक है। अच्छा इधर 15% अमाउंट कहां कहां डिपॉजिट करोगे? पहला वाला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मतलब जो बैंक के ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं है। दूसरा काय में? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए सिक्योरिटीज, ठीक है। तीसरा वाला और कहां इन्वेस्ट कर सकते बोलो? UTI मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो भी चलेगा। और कुछ बाकी है? लिव लका मतलब जाना है? लिख लिया इस सबने? अच्छा अब इस प्रोविजन से क्या मुझे आप बोल सकते हो डिबेंचर कितने पीरियड के लिए इशू हो सकते हैं?
कितने जेस्टेशन के लिए डिबेंचर इशू हो सकते हैं? इसके अंदर ही आंसर छुपा है। कितने साल के लिए इशू हो सकते हैं? मुझे बताओ 10 साल, अगर आप 10% हर साल डीआरआर क्रिएट करने वाले हो तो कितने साल में रिडीम हो जानी चाहिए? 10 ईयर्स। तो डिवेंचर्स कितने साल तक होते हैं? 10 ईयर्स। पर पूछो क्या याद है? सार्वजनिक चिउताई कार्यक्रम, चिउताई चिउताई, कब देखा ना हमने चिउताई चिउताई दारूगढ़? कौन से केस में देखा था? प्रेफरेंस शेयर्स। याद है कि 20 साल में प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं होते तो अगर 20 साल चलने दो। अरे बोलो हाँ या ना। उस केस में एक और चीज पड़ी थी कि हम प्रेफरेंस शेयर 30 साल के लिए भी इशू कर सकते हैं। कौन से कंपनी में 30 ईयर्स तक प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते थे? सब लोग बोलेंगे, लाइव स्ट्रीम में भी आंसर देना। बहुत बढ़िया बेटा कुणाल। सब लोग बोलेंगे कौन से केस में 30 ईयर्स तक इशू कर सकते थे? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शेड्यूल 6 वाली है। ठीक है, अब आ जाओ, हाँ हमें ड्रॉ करो। 2 बच्चे। प्रेफरेंस शेयर्स जो थोड़े रिस्की है कंपेयर टू डिबेंचर्स, वो भी 30 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हैं, बराबर है? कौन से कंपनी के लिए? शेड्यूल 6 इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इतनी रिस्की चीज़ है वो भी 30 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हैं, और उसमें तो चिउताई चिउताई दारूगढ़ भी एडिशनल है। तो मुझे बताओ डिबेंचर 30 ईयर्स के लिए इशू करवानी चाहिए जो कम रिस्की है? अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे भाई ज़्यादा रिस्की चीज़ जब अलाउ करके रखी है तो कम रिस्की वाली तो अलाउ होनी चाहिए ना। अब डिबेंचर को ओरिजिनल पीरियड दिया है 10 ईयर्स नॉर्मल कंपनी पर, अगेन द सेम। अगर शेड्यूल 6 वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कौन सी है? शेड्यूल 6 वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो आप डिबेंचर्स या कोई एनबीएफसी है डेट फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या कोई भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो ऐसे केस में वो लोग 30 ईयर्स तक के डिबेंचर इशू कर सकते हैं। बाकी सब कंपनीज ने कितने साल तक एंटरटेन करना है? बोले एक बार 10 ईयर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार रीड करो मन के मन में सिर्फ ये वाला ब्लॉक, गो फॉर इट फर्स्ट। 10% एसएलएम रहता है जब भी डीआरआर या कोई भी चीज क्रिएट होती है, कोई रिजर्व क्रिएट होता है, इट इज ऑलवेज एसएलएम। सी अंडरस्टैंड, आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपने अगर 10% प्रोविजन किया तो आउटस्टैंडिंग तो 100, ऐसा थोड़ी है कि 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग और 10% प्रोविजन किया तो 90 करोड़ ही आउटस्टैंडिंग है, तो 100 करोड़ ही आउटस्टैंडिंग ना भाई। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट थोड़ी कम हो रहा है। अगर रिडीम कर दिए तो ना, पर डीआरआर तो तुमको जो आउटस्टैंडिंग उसी का क्रिएट करना है, रिडीम किया तो उतना कम हो जाएगा, खत्म। फिर बचे हुए का बनाओ आप डीआरआर, और वो अगर रिडीम हो गए तो एनीवेज उसके लिए डीआरआर बनना नहीं चाहिए ना, तो वैसे भी प्रोपोर्शनेटली कम होगा लॉजिकली। चलो पढ़ लिया सबने? मुझे बताओ कौन कौन सी कंपनी के लिए 30 ईयर्स तक के अलाउड है? सब लोग बोलेंगे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये शेड्यूल 6 वाली आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफसीज भी आ गई, और ऐसी कोई भी कंपनीज जो परमिट की है मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक के हिसाब से। चल अब इसको उधर अपन चार्ट के अंदर उतार लेते हैं। आ जाइए फटाफट फटाफट, लेट्स गो। इसके नीचे लिखिएगा टेनोर। क्या? टेनोर ऑफ डिबेंचर्स। नॉर्मली कितने साल है? पहले नॉर्मल कंपनी लिख लो। अप टू 10 ईयर्स। दूसरा स्पेशल कंपनी, स्पेशल नहीं लिस्ट ही बना लेते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अंडर शेड्यूल 6। एक बार शेड्यूल्स के नाम बोलोगे शगुन के लिए? नहीं, क्यों नहीं, हाँ बोलना चाहिए। शेड्यूल्स के नाम, शेड्यूल 1 मॉडल एमओए, शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन, शानदार। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट पीएनएल, शेड्यूल 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 5, 6 इंफ्रास्ट्रक्चर, 7 सीएसआर, इजी पीजी एकदम। ठीक है। दूसरा इंफ्रा फाइनेंस कंपनी, तीसरा इंफ्रा डेट एनबीएफसी, चौथा कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी प्लस आरबीआई। इन सब के लिए कितने साल? अप टू 30 ईयर्स, फुल स्टॉप।
ईयर के एंड तक डीआरआर क्रिएट हो जाना चाहिए सत्यजीत बेटा, एवरी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक डीआरआर बन जाना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना। डन एवरीबॉडी? मतलब यहां तक क्लियर हो गया? आ जाओ बोर्ड के ऊपर फोकस करना वापस। ठीक है, सो हमने देख लिया कि डिवेंचर का रिडम्पशन कब तक होता है। सबको समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना? चलो अब मैं आंसर राइटिंग इसमें फॉर्मूलाज के अंदर वापस जा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये होने के बाद में हम अगले प्रोविजंस के ऊपर जाएंगे जो है डिबेंचर ट्रस्टी के। किसके बोले एक बार? जो से डिबेंचर ट्रस्टी। पर बीच में थोड़े बहुत प्रोविजंस बाकी है, वो एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी बिफोर द इशू ऑफ द क्या बोले एक बार? जो से प्रोस्पेक्टस और द क्या बोले एक बार? लेटर ऑफ ऑफर। Security for the debentures can be provided by way of creating a charge or a mortgage in the favor of क्या बोले एक बार? जो से डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट करो। डिबेंचर ट्रस्टी का यह काम रहेगा कि वो डिबेंचर होल्डर्स की सेफ्टी के लिए उस चार्ज या मॉर्गेज को रियलाइज करे। अगर डिबेंचर का पेमेंट नहीं होता है तो इसके लिए चार्जेस ऑन असेट चैप्टर के पूरे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। नीचे डिबेंचर ट्रस्ट डीड शॉल बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म नंबर कौन सा? SH12। इकलौता मिसिंग था ना? बोलो हाँ या ना? एक मिसिंग था, आ गया। सो डिबेंचर ट्रस्ट डीड SH12 किसका है? सब लोग बोलो एक बार, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विद इन कितना मंथ्स? 3 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू ऑफ द ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना? ये है आपके डिबेंचर्स के सारे प्रोविजंस जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में शुरू होता है डिबेंचर ट्रस्टी। पर अगर मैं डिबेंचर ट्रस्टी शुरू करूं तो शाम तक के अपने को वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं। कल हम डिबेंचर ट्रस्टी के प्रोविजन के ऊपर जाएंगे। जो बोल्ड वाले बैच के बच्चे अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक आएगा और उसके बाद में लेक्चर कंटिन्यू होगा। ठीक है, एक स्विच के बाद जस्ट। ठीक है, जी पॉइंट तक के ही पढ़ना है, फिर उसके बाद वापस आ जाना। शरोडन बहुत क्लियर है? बोलो हाँ है ना? ओके, आ जाइए अब अपने बुक के अंदर। सबसे पहले वहां पे लिखिए अप्लीकेबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। बताऊंगा, बड़ा नहीं है ये, छोटा सा ही चार्ट है एकदम। हाँ एकदम 2-4 लाइन में हो जाएगा। ये सब पहले अप्लीकेबिलिटी लिख रहे हैं। अच्छा, अप्लीकेबिलिटी में मुझे एक बात बताइए, कोई कंपनी का बाइफर्केशन किया है क्या उन्होंने? वेदर द कंपनी इज बाइफर्केटेड। उन्होंने क्या बोला है? प्रायर टू इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द मेंबर्स अबव 500, जब नंबर ऑफ मेंबर्स 500 के ऊपर है, द कंपनी शॉल अपॉइंट 1 और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। बोलो हाँ या ना? पर प्राइवेट पब्लिक कुछ बोला है क्या इसमें? कुछ भी नहीं बोला है। सो अगर मैं कंपनी के टाइप को यहां पे डिवाइड करने की कोशिश करूं तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं। सो सिंपली मैं यहां डिवीजन कर रहा हूं एज पर मेंबरशिप। लिखना एनी कंपनी with more than or equal to 500 members, sorry, more than equal to 500 debenture holders, and any company with less than 500 debenture holders. Is it very clear? अब एनी कंपनी विथ मोर देन 500 डिबेंचर होल्डर कंपल्सरी टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। एनी कंपनी विथ लेस देन 500 डिबेंचर होल्डर्स ऑप्शनल, ऐसा मत लिखना कि करना ही नहीं है, ऑप्शनल है, चाहिए तो कर सकते हैं ना, ऑप्शनल टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। अब डिबेंचर ट्रस्टी हम 1000 बार नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको डीटी कर दो।
क्या कर दो, dt। श्योर, डन एवरीबॉडी। अब अगर आप जिस पेज पे हो वो पेज हाफ से ज्यादा पेंडिंग है या आधा पेज मिनिमम बाकी है, तो उस पेज को फोल्ड करके आधे पेज में, अगर आप पूरा पेज बाकी है नए पेज पे हो तो भी पेज के 2 पार्ट कर लो, जहां पे भी हो वहां पेज के सिर्फ यानी कि 3-4 लाइन अगर बची है तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। और फोल्ड करके हाफ में डिवाइड कर लो और उसके सेंटर में हेडिंग डालो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। आर यू गाइस रेडी? और बीच में एक लाइन मार लो जहां से पेज डिवाइड किया है हाफ में, सो आपके लिए इजी होगा। किधर गया स्केल? वेयर इज रूरल? रूरल क्या कहते हैं उसको? लूलल। क्या वो वाली स्केल ले दो, वही दे दो। स्लाइड हो रही है उसके। चलो स्टार्ट करें बच्चों, बोलो हाँ है ना? ओके, अब सबसे पहले एक एक चीज करनी है। सबसे पहला काम जो ओरिजिनल अपना मैंने अभी पॉइंट्स जो आपको बताए, अगर हो सके तो पॉइंट नंबर जी तक के फोटो खींच लो, या मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहा हूं सो दैट इन पॉइंट्स की अपने को जरूरत पड़ेगी अभी लिखते वक्त, ठीक है। सो मैं जस्ट फोटो शेयर कर रहा हूं, उसमें से भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है, अब ये पढ़ पढ़ के हमने शुरू करना है। आर यू गाइस रेडी? बोलो यस और नो। सबने फोटो खींच लिया? यस और नो? ओके, लाइव स्ट्रीम में चाहिए तो फोटो खींच लो एक बार, गो फॉर इट फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस। अब एक एक क्लॉज हमको इधर लिखना है और उसको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए कि भाई क्या लिखा है। सो सबसे पहले मुझे बताइए क्लॉज नंबर ए क्या कह रहा है एवरीबॉडी? अ बेनिफिशियरी होल्डर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब बेनिफिशियरी कौन सा होल्डर बोला है? बोले एक बार, बेनिफिशियरी होल्डर। सो अभी हम देख रहे हैं डिबेंचर ट्रस्टी का डिस्क्वालिफिकेशन। सो पहला इधर लिखो पॉइंट नंबर ए और लिखना बेनिफिशियरी शेयर होल्डर, बेनिफिशियरी शेयर होल्डर। और ये किस तरीके से डिस्क्वालिफाइड है उसका डायग्राम हम राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंपनी का नाम है वाव बियर्स लिमिटेड। नशे के साथ भी, नशे के बाद भी 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक, ठीक है। और तुमको 1-1 करोड़ का डिविडेंड दे रहा हूं मैं हर साल। लेट्स गो। सो वाव बियर्स जो है, इस वाव बियर्स के शेयर होल्डर है लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो क्या मैं वाव बियर्स का डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता हूं? सब जन बोले एक बार, नहीं। तो मुझे डिबेंचर ट्रस्टी बनना अलाउड नहीं है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोलो यस और नो। अब मैंने अगर शेयर होल्ड किए हैं तो मैं रजिस्टर्ड ओनर हुआ। जोर से बोले एक बार, रजिस्टर्ड ओनर हुआ, यस। पर उन्होंने बोला क्या है? बेनिफिशियरी शेयर होल्डर बोला है। सब लोग बोलो कौन सा शेयर होल्डर बोला है? बेनिफिशियरी। अब मुझे एक बात बताओ, समझो मैं तो रजिस्टर्ड ओनर हूं और मैंने ये शेयर के डिविडेंड वगैरह सब जो राइट वगैरह, बोनस इशू वगैरह या जो भी बेनिफिट्स एक्रूड है वो सब ट्रांसफर किए विजय सर को। अगर नहीं भी ट्रांसफर किए तो छीन ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर मैंने ये सब ट्रांसफर किए हैं विजय सर को, तो मुझे एक बात बताओ, क्या विजय सर भी यहां पे डिबेंचर ट्रस्टी बन पाएंगे क्या? जोर से बोलो, बन पाएंगे क्या? नहीं। तो ये लोग डिबेंचर ट्रस्टी बन नहीं सकते। अब एक्चुअली प्रोविजन में लिखा है बेनिफिशियरी शेयर होल्डर या डिबेंचर ट्रस्टी बनना नहीं चाहिए। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक सवाल का जवाब दो बेटा, सिर्फ बेनिफिशियरी शेयर होल्डर नहीं बनना चाहिए, रजिस्टर्ड ओनर भी नहीं बनना चाहिए? अब देखो, रजिस्टर्ड ओनर भी नहीं बनना चाहिए एक्चुअल डिबेंचर ट्रस्टी, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड ओनर हो फिर भी आप शेयर होल्डर के भले के लिए काम करोगे ना। तो ऐसे केस में यहां रजिस्टर्ड ओनर अलाउड नहीं है या अज्यूम्ड है? रजिस्टर्ड ओनर अलाउड नहीं है, क्या है बोले एक बार? अज्यूम्ड है। तो वहां ब्रैकेट में लिख के रखो आरओ, रजिस्टर्ड ओनर आरओ के लिए लिखते हम, या रजिस्टर्ड होल्डर आर एच भी लिख सकते हो। रजिस्टर्ड होल्डर इज अज्यूम्ड नॉट टू बी डीटी, नॉट टू बी क्या बोले एक बार? डीटी। चल लाइव स्ट्रीम सब जन साथ में लिख रहे हैं, पक्का बताइएगा मुझे।
चलो ये आपका पहला केस हुआ। बी वाला क्लॉज बोलिएगा मुझे, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अगर आप कर सकते हो तो करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब इसको पढ़ो आप तो आपके लिए एक अच्छा रिवीजन, क्या इसको क्या हुआ, हाँ रिवीजन चलता रहे। सो पॉइंट नंबर बी, आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। सो पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, सब लोग साथ में पढ़ेंगे, फोटो है सबके पास, प्लीज पढ़ो साथ में, 1 2 3 बोलो क्या है। द प्रमोटर, डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। फोकस करो, पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, फालतूगिरी मत करो। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे और बाद में केस आ गया ना, आपकी बात लग जाएगी। वापस पढ़ो एक बार, 1 2 3 बोलो क्या है। अ प्रमोटर, डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। कौन कौन बोला है मुझे एक बार बताओ। प्रमोटर सब जन बोलेंगे, दूसरा कौन है, डायरेक्टर, तीसरा कौन है, की मैनेजरियल पर्सन, चौथा कौन है, एनी अदर ऑफिसर। एनी अदर क्या बोले एक बार से, ऑफिसर, या कौन है बोले एक बार से, एम्प्लॉय। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और कौन है, ये सब लोग किस किस के, कंपनी के भी, होल्डिंग कंपनी के भी, सब्सिडरी कंपनी के भी, एसोसिएट कंपनी के भी। और कोई कंपनी बोली है नहीं, और कंपनी इटसेल्फ, कंपनी इटसेल्फ। ये लोग डिबेंचर ट्रस्टी बन नहीं सकते, ऐसा लिखो सब लोग। लिखा सबने? अब एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। वाव बियर्स लिमिटेड, नशे के साथ भी नशे के बाद भी 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्चून 500 में 185th रैंक। वाव बियर लिमिटेड का मैं की मैनेजर पर्सन हूं, डीके केएमपी। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर केएमपी हूं वाव बियर्स लिमिटेड का, तो क्या मैं डीटी बन सकता हूं? सब लोग बोलेंगे क्या मैं डीटी बन सकता हूं? नहीं, मुझे डीटी बनना अलाउड नहीं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना। दूसरा, उसी के अंदर दूसरा वाला केस डेवलप कर रहा हूं, केस नंबर 2। वाव बियर्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है वाव विस्की लिमिटेड, वाव विस्की लिमिटेड। अब ये सब्सिडरी कंपनी में लेट्स से विजय सर इज एन एम्प्लॉय, मतलब अच्छे स्ट्रेचर वाले, डायरेक्टर बोलो जो बोलना है बोलो, एम्प्लॉय बोलो, प्रमोटर बोलो, व्हाटएवर इट इज। मुझे एक बात बताओ, विजय सर अगर प्रमोटर या एम्प्लॉय है सब्सिडरी कंपनी के, तो वो वाव बियर लिमिटेड में डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं क्या? बच्चों बोलो नहीं। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 2। आइडिया आ गया सबको? एवरीबॉडी लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? जरूर बोलिएगा प्लीज। चलो पॉइंट नंबर सी की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर कौन सा बोले एक बार उसे, बी। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? एब्सोल्युटली बच्चों बोलो हाँ है ना। सो पॉइंट नंबर जा रहे हैं सी। कलर चाहिए तो चेंज कर लो। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी सब जन साथ में पढ़ेंगे, हाँ सब लोग साथ में, सब लोग 1 2 3 बोलो क्या है। अ रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर, डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। बोलो हाँ है ना। सो यहां पे लिखो RELATIV, रिलेटिव ऑफ, किस किस का बोला है? सब लोग बोलो किस किस का बोला है? प्रमोटर, डायरेक्टर एंड केएमपी। मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय वगैरह या ऑफिसर वगैरह मेंशन किया है क्या? नहीं, पर ऊपर के पॉइंट में एम्प्लॉय ऑफिसर मेंशन किया था दोस्तों, बोलो हाँ या ना। सो ऊपर के पॉइंट में एम्प्लॉय ऑफिसर मेंशन किया था, तो यहां आप एम्प्लॉय या ऑफिसर ऐसा लिख के उसके ऊपर काट मारो, मतलब आपको याद रहेगा। इसको लिखना नहीं है, इसको याद नहीं करना है। एग्जाम में पूछा तो इसका अफर्मेटिव आंसर आना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? अब मैं ले रहा हूं वापस से वाव बियर्स लिमिटेड, ठीक है। वाव बियर लिमिटेड का केएमपी, मैं डीके, मेरा रिलेटिव है समझो आर। मेरा रिलेटिव कौन है बोले एक बार उसे, आर। तो मुझे एक बार बताओ, ये वाव बियर में क्या डिबेंचर ट्रस्टी बन पाएगा? नहीं। वाव बियर में डिबेंचर ट्रस्टी बन पाएगा? नहीं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बच्चों बोलो हाँ या ना। लेट्स गो। अब आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। पॉइंट नंबर सी हो गया, अगले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा है? डी। कलर चेंज कर लो चाहिए तो। अच्छा, इसमें ऊपर वाले पॉइंट में होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का भी रेफरेंस नहीं है, हाँ। तो वहां पे आप लिख सकते हो होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट और उसको लिख के काट मारो।
तो आपको याद रहेगा पॉइंट सी में इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला वाला किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? बेनिफिशियरी। पॉइंट नंबर डी, एंटाइटल टू मनी। एंटाइटल टू क्या बोले एक बार जो से? मनी एज कंसिडरेशन। एंटाइटल टू मनी फ्रॉम कंपनी लिखना, फ्रॉम कंपनी। ऐसा बंदा जिसको कंपनी की तरफ से पैसा मिलना जरूरी है, मतलब कंपनी ऐसे बंदे को इंडेक्टेड है, बोलो हाँ है ना। तो इसके साथ साथ में मैं नीचे ई वाला भी एक साथ ही ले लू ना। ई में क्या लिखा है? हु इज इंडेक्टेड टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न। सिस्टर कंसर्न याद है ना? तो ये दोनों को अब एक साथ ले रहे हैं हम। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना। लेट्स गो। सो एग्जांपल में क्या है बोले एक बाजू से? वाव बियर्स लिमिटेड, नशे के साथ भी। अब वाव बियर लिमिटेड को मुझे पैसे देने हैं। वाव बियर ओज, OWC होता है ना क्या? ओज मनी टू मी। तो मुझे बताओ क्या मैं डिबेंचर ट्रस्टी बन पाऊंगा? सब लोग बोलो नहीं। अब वाव बियर की सब्सिडरी कंपनी है वाव विस्की, नशे के साथ भी बचे तो बात भी। सो वाव विस्की लिमिटेड, वाव विस्की लिमिटेड को एक वाव विस्की लिमिटेड का एक डेटर था। कौन था बोले एक बाजू से? डेटर। समझो विजय सर। नाउ विजय सर इज वाव विस्की लिमिटेड के डेटर। बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेस किया। सो ही इज अ क्या बोले एक बार? डेटर। कैन आई से ही इज इंडेक्टेड टू कंपनी? जोर से बोले एक बार यस और नो। सो ही इज क्या बोले एक बार जो से? इंडेक्टेड। नाउ टेल मी वेदर विजय सर कैन बी अ डीटी डिबेंचर ट्रस्टी इन द वाव बियर्स लिमिटेड? नो। सबको समझ में आ रहा है एग्जांपल? उसके बाद में क्लॉज नंबर एफ। सब लोग रेडी? बेटा हु इज इंडेक्टेड टू कंपनी है ना। कंपनी को इंडेक्टेड है मतलब, कंपनी को इंडेप्टेड है मतलब आई एम इंडेक्टेड टू यू मीन्स यू आर इंडेक्टेड टू मी मीन्स तुम्हें मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। तो विजय सर को इज अ डेटर, तो विजय सर को पे करना है ना कंपनी को। इंडेक्टेड। अरे आया क्या ध्यान में? लेट्स गो नेक्स्ट वन। डेटर क्रेडिटर समझ में आता है ना सबको? लेट्स गो आगे। क्लॉज नंबर एफ, सबजन साथ साथ में। रेडी? एफ वाला सबजन साथ में पढ़ेंगे। क्लॉज नंबर एफ क्या है? क्लॉज नंबर एफ बोलो एक बार। हु हैज फर्निश्ड एनी गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट्स सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स और इंटरेस्ट देयर ऑन। सो पर्सन, कलर चेंज कर लो चाहिए तो, माय मिस्टेक। एफ पर्सन फर्निश्ड गारंटी for debt secured by debentures और इंटरेस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, कौन किसके लिए गारंटी दे रहा है? ये एक पर्सन गारंटी दे रहा है। किसको दे रहा है गारंटी? किसको गारंटी दे रहा है? कंपनी को दे रहा है या डिबेंचर होल्डर्स को दे रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को गारंटी दे रहा है। किसके भी हाथ पे दे रहा होगा गारंटी? ऑफ कोर्स अगर डिबेंचर होल्डर को गारंटी दे रहा होगा तो किसके भी हाथ पे दे रहा होगा? कंपनी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो लिखो एग्जांपल, वाव बियर्स लिमिटेड। वाव बियर लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किए डिबेंचर होल्डर्स को, विच इज अ काइंड ऑफ लोन।
विच इज काइंड ऑफ क्या बोले एक बार जो से लोन, मतलब डिबेंचर होल्डर्स से वाउबियर ने लोन लिया है। अब ये लोन के लिए गारंटी दिया मैंने, श्योरिटी या गारंटर जिसको बोल सकते हो, श्योरिटी याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। सो नो, सो मैंने गारंटी दिया है, श्योरिटी हूं मैं, और मैंने गारंटी दिया है डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? नाउ टेल मी, क्या मैं वाउबियर में डिबेंचर ट्रस्टी बन पाऊंगा? नहीं। इंटरेस्ट, डिबेंचर्स और इंटरेस्ट। हो गया सबका लिखना? थक गए क्या? मुंडी मुंडी झटको। आपको पता है जब भी ऐसे जिंदगी में थका हुआ सा लगे ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसे दिमाग जोर जोर से ऐसे ऐसे करना, आप एकदम ऐसे थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे और कभी थक नहीं पाओगे। ट्राई तब भी एकदम जोर जोर से घुमाओ, ऐसा तुमको थोड़ा सा ऐसा टायर्ड या आलसी लग रहा होगा तो ट्राई ट्राई। लेट्स गो। क्या हुआ? गिर जाएगा। चलो अगला क्लॉज नंबर जी, लास्ट क्लॉज। ठीक है, आ जाइए। लास्ट क्लॉज नंबर जी। आर यू गाइस रेडी? मित्रों बोलो हाँ है ना। लेट्स गो जी। 1 2 3 सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है? हु हैज एनी पिक्यूनरी रिलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय पिक्यूनरी रिलेशन? पिक्यूनरी, पिकाचू नहीं रे है, पिक्यूनरी रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पिक्यूनरी? Do you have a pecuniary relation with your girlfriend or boyfriend? No sir, yes sir. सर फिलहाल तो रिलेशन ही नहीं है सर। पिक्यूनरी रिलेशन का मतलब होता है सब्सटेंशियल बिजनेस रिलेशन, जैसे मेजर लेंडर, मेजर बोरोवर, ठीक है, या मेजर सप्लायर, मेजर डेटर, मेजर क्रेडिटर, इसे पिक्यूनरी रिलेशन कहते हैं। पर इन्होंने पिक्यूनरी रिलेशन वर्ड यूज करते से उसको खराब कर दिया, करते से ही खराब, क्योंकि पिक्यूनरी का मतलब है सब्सटेंशियल बिजनेस रिलेशन। बोलो हाँ है ना। और उन्होंने क्या लिखा है देखो, हु हैज एनी पिक्यूनरी रिलेशन विद कंपनी अमाउंटिंग टू 2%। मतलब एक जरा सब्सटेंशियल बिजनेस रिलेशन कितना? 2%। कमीशन भी इससे ज्यादा लेते हैं लोग। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? 2% की बात कर रही है। सो पिक्यूनरी रिलेशन अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, टोटल इनकम 50 lakhs rupees or such a higher amount as may be prescribed, whichever is lower. एक बार पढ़ो उस सेंटेंस को, पढ़ो पढ़ो। जो नालायक, जो लोगों ने फोटो नहीं खींचे और फोन खोल के भी नहीं देखा अभी तक के, पढ़ा सबने? अब जब क्लॉज इतना बड़ा हो जाए कि सहन ना हो, तो डिवाइड एंड रूल। तो क्या बोले एक बाजू से? डिवाइड एंड रूल। सबसे पहले लो कौन बोले एक बाजू से? पर्सन। अब मेरे साथ साथ पहले डिवीजन देख लो ठीक से, पहले डिवीजन देख लो फिर लिखना। एनी पर्सन लिख सकता हूं मैं रादर। कौन सा पर्सन बोले एक बार? एनी पर्सन। कौन सा एनी पर्सन? हु इज हैविंग अ प्यार, हु इज हैविंग अ प्यार, पिक्यूनरी रिलेशन। विथ किस किस के साथ बोला है? अच्छा, पिक्यूनरी रिलेशन कितना बोला है? 2%। 2% ऑफ व्हाट? नाउ प्लीज टेल मी, वो 2% सिर्फ टर्नओवर का है या 2% ऑफ टोटल इनकम भी है या 2% 50 lakhs का है? 2% सिर्फ टर्नओवर का है या टोटल इनकम का भी है? सिर्फ टर्नओवर का है या टोटल इनकम का भी 2% लेना है? सब लोग बोलो। पिक्यूनरी रिलेशन ऑफ 2%। 2% किसका? ऑफ टर्नओवर ओनली, टर्नओवर के लिए टी यूज करूंगा, और टोटल इनकम सेपरेटली। हाँ, अगर इनको 2% ऑफ टोटल इनकम बोलना रहता तो उन्होंने 2% टोटल इनकम के पहले भी बोला रहता। तो टोटल इनकम का 2% मत लेना। और रुपीस कितना बोला है? 50 लाख। और सच अ हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, या ऐसा कोई भी हायर अमाउंट, और बोला है विच एवर इज लोअर।
विच एवर इज लोअर बोला है ना एंड में, देखो, और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब और विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचिए दिमाग लगा के। सब जनों का ध्यान है, बोलो हाँ है ना, भटके नहीं हो, लास्ट बेंच सबका ध्यान है। 2% ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख और सच हायर अमाउंट। ये सच हायर अमाउंट, ये सच हायर अमाउंट लिखा है सीजी के नोटिफिकेशन के लिए फ्यूचर में। अगर सीजी को कभी ऐसा लगा कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया और ये 50 लाख का जो लिमिट है वो लिमिट बढ़ाना चाहिए, जैसे हम स्मॉल कंपनी के केस में करते हैं, तो सीजी के पास मार्जिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो कल जाके अगर सीजी को 80 लाख लिमिट करना है तो सीजी क्या करेगा, 50 लाख की लिमिट को कट कर देगा और लिखेगा 80 लाख। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और इसमें से विच एवर इज क्या बोला गया है, लोअर। इससे ज्यादा का जिस पर्सन का पिक्यूनरी रिलेशन है किसके साथ में, बोले एक बार जो से, विथ कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का रेफरेंस है क्या? नहीं। कब है? इन 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 प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर वो बंदा कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी बन नहीं सकता। ला 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 ला। सर ये याद कर, हाँ सर, कैसे, जैसे, इसीलिए सीए टफ बोला था ना, इन्हीं हरकतों की वजह से। अगर ये सब लोग याद कर सकते तो सब सीए नहीं बन जाते थे, फिर तुम में क्या खास बात है? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो ये याद करना पड़ेगा। चलो एक साथ पढ़ो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है? सब लोग पढ़ेंगे पहले से, सब लोग 1 2 3 बोलो। क्या है? एनी पर्सन हैविंग पिक्यूनरी रिलेशन 2% ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम or 50 lakh or such a higher amount as may be prescribed whichever is lower with the company in previous 2 financial years or current financial year, वो बंदा डिबेंचर ट्रस्टी बन नहीं सकता। तमदलं का? नाही तमदलं। वाव बियर्स लिमिटेड, नशे के साथ भी नशे के बाद भी। वाव बियर लिमिटेड का एक्स नाम के बंदे के साथ प्यार था। क्या था? प्यार। प्यार कितना था? प्यार था 70 लाख रुपीस का। अब जो भी पिक्यूनरी रिलेशन होगा, हो सकता है मेजर लेंडर, मेजर बोरोवर, मेजर सर्विस प्रोवाइडर, वॉट एवर इट में भी, 70 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। क्या 70 लाख रुपीस का लिमिट ऑलरेडी हमारे विचेवरीज लोअर के 50 लाख से ज्यादा है? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इसको मान सकता हूं पिक्यूनरी रिलेशन? यस। तो क्या एक्स ये वाव बियर में डीटी बन सकता है? जोर से बोलो एक बार। नहीं। ये तुमने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इमेजिन किया। अब यही जो रिलेशन है ये टाइमलाइन वाइज, अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब ये 25-26 खत्म हो गया, 26-27 खत्म हो गया, 27-28, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना। 28-29, 29-30, बस नहीं, अपने को 3 फाइनेंशियल ईयर तो मिनिमम चाहिए ना। अब समझो 29-30 में एक्स को हमको अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है? डीटी। कहां पे अपॉइंट करना है? वाव बियर्स लिमिटेड में। और एक्स का 26-27 में कंपनी के साथ प्यार था 70 लाख रुपए का। क्या एक्स अभी इस केस में, केस नंबर 1 में डीटी बन पाएगा? क्या डीटी बन पाएगा? सवाल का जवाब दीजिए। यस, यहां डीटी बन सकता है। वही अगर वाई नाम का बंदा है, वाई नाम के बंदे का वाव बियर्स लिमिटेड में अभी बनने की इच्छा है डीटी, पर इसका 27-28 में कंपनी के साथ प्यार था, और प्यार था 3% ऑफ टर्नओवर तक के, तो मुझे बताओ क्या ये डीटी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये है पिक्यूनरी रिलेशन। अरे जोर से सिग्नल भेजो जरा। समझ में आया पक्का? लिखो इसको। पहले तो मोटिवेशन पेल देते हो, बाद में कुछ भी पढ़ा देते हो। तुमको लगता है हम सब समझ सुन लेंगे। सर तुम्हारा षड्यंत्र हमको पता चल रहा है अभी धीरे धीरे। शकुनी मत बोलो नालायक लोगों। मेरे को सिर्फ उसका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी पसंद आता है। नालायक लगी शकुनी।
सर नेक पेन हो रहा है, अब काट के बाजू में रख दे, नालायक। ये कोई जगह है बतानी कि नेक पेन हो रहा है, क्या कौन कौन से बॉडी पार्ट दर्द कर रहे तेरे? कोई परसेंटेज नहीं। समझो अब तुम्हारा टोटल इनकम, तुम्हारा टर्नओवर है 10 करोड़, टोटल इनकम 20 लाख है, या टोटल इनकम चलो लेट्स से एक और नंबर लेते, 1 करोड़ है, 10 करोड़ में से 1 करोड़ टोटल इनकम है। अब 2% ऑफ टर्नओवर 10 करोड़ का अगर आप लोगे तो 20 लाख आएगा, या 1 CR टोटल इनकम, या 50 लाख, या हायर अमाउंट। ऑफ हायर अमाउंट नहीं है तो 3 ही लिमिट हुई, 20 लाख, 1 करोड़ और 50 लाख, विच एवर इज लोअर। क्या लिमिट आएगी? 20 लाख। अगर इसमें टोटल इनकम तुम्हारा 5 लाख चाहिए तो फिर 20 लाख और 5 लाख और 50 लाख, विच एवर इज लोअर क्या आएगा? 5 लाख। तो 5 लाख से बड़ा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो पिक्यूनरी रिलेशन है, कोई एनी अमाउंट ऑफ 3, क्योंकि विच एवर इज लोअर बोला है ना, उससे ज्यादा होना चाहिए। विजय भैया सवेरे बोल रहे थे कि प्रेस्टीज पॉइंट हॉन्टेड है। हाँ, हम ही वो राक्षस है जो घूमते रहते हैं, डोंट वरी, वो कुछ भी बताते रहते जीवन के अंदर। देखो उनको कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखते रहती है, अब आई डोंट नो सच में दिखती है फैंटेसी उनकी क्या। अच्छा, मैं विजय के लिए बोल सकता हूँ, तुमने नहीं बोलना है, मेरा दोस्त है वो। हाँ, हम ये प्रेस्टीज पॉइंट में 15 साल से दिखाते सिखाते कितने दिन और कितनी रातें यहाँ गुजरी हमको खुद को याद नहीं अभी जीवन में। कई बार तो सारे फैकल्टीज की मीटिंग, सारे प्रेस्टीज पॉइंट की फैकल्टी की मीटिंग रात को 2:30 बजे तक चलती। देयर वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, सब 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 एकेडमीज के टीचर एक साथ डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द प्रेस्टीज पॉइंट। बिकॉज फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो पूरे इंडिया में अभी फेस टू फेस, जो पूरे इंडिया में फेस टू फेस का क्राउड है वो सिर्फ पूना में है, बाकी सब जगह तो वर्चुअल हो गया ना। सो हम क्या बेटर कर सकते हैं इसके ऊपर? मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई, लिखो फास्ट। प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर ये रिलेशन है बेटा तो आप बन नहीं सकते ना। देखो PF 2 PFY, अतर बेटा 2 PFY या करंट फाइनेंशियल ईयर। अब आपको अपॉइंट करना है 29-30 में, तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर है 27-28 और 28-29। तो ये 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 27-28 में अगर कोई रिलेशन है, जैसे यहां पे 3% ऑफ टर्नओवर है, तो आप बेटा डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। पर आप देखना 2 ईयर्स के पहले, अतर 2 ईयर्स में कोई सब्सटेंशियल बिजनेस रिलेशन है तो डीटी नहीं बन सकते, पर 2 ईयर्स के पहले रिलेशन था। देखो 27-28 में नहीं था, 28-29 में नहीं था, और 2 ईयर्स के पहले रिलेशन था तो वहां तो वो डीटी बन सकता है, एक्स कैन बी ए डीटी। ठीक है, चल लिखना हो गया सबका गाइस, बोलो हाँ है ना। सो इन डिटेल समझ में आ रहा है डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है। अब मैंने तुम्हें इतना लॉजिकल बेस दिया है तो ये पॉइंट्स तुमको याद हो जाएंगे, तुमको सिर्फ इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना पड़ेगा डायग्राम्स के साथ में, तो इजीली याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आ भी गया तो भी याद करके रखना। और मैक्सिमम तो आपको केस स्टडी आएगा, जैसा मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करके दिया ना वैसे ही केस स्टडी आएंगे। कि भैया सब्सिडरी में इसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट है तो बताइए क्या होगा, होल्डिंग में इसका इंडेटनेस है तो बताइए क्या होगा, तो ऐसे वाले केसेस आपको आएंगे। इसलिए अपन ने इसको केस वाइज देख लिया। सबको समझ में आया पक्का? जोर से बोलो यस और नो मित्रों। सो यहां पे आपके सारे क्लॉजेस खत्म होते हैं, किसके बोले एक बार जो से डिबेंचर ट्रस्टी के डिस्क्वालिफिकेशन के। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोलो यस और नो। चलो आंसर राइटिंग पॉइंट के ऊपर वापस जाऊं मैं, थक गए क्या? कितना उत्साह, 11:15। अच्छा ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जिसको लिखना है वो लिखते रहिए, जिसको नहीं लिखना है वो जा सकता है, 5 मिनट का ब्रेक ले सकता है। कम बैक प्लीज। सॉरी, हाँ खत्म होने के बाद भी लिख सकते हो, अब मैं बता नहीं सकता, मैं सिर्फ अब ना लिखो तो बेटर है फिलहाल, बिकॉज आपको फिर पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या लिखना है। नो मत लिखो, डोंट वरी, ये सिर्फ खत्म करो, कंप्लीट करो, काफी है। टेक अ ब्रेक। 70 lakhs, 70 lakhs बेटा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, लोअर ऑफ तो 50 lakhs ही आएगा ना अमूल अनमोल। 70 lakhs का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, विच एवर इज लोअर तो 50 लाख। अब 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो 50 से तो ऊपर ही है ना, 70 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट तो 50 से तो ऊपर ही है ना, इसलिए मैंने उसको काउंट कर लिया कि भैया वो पिक्यूनरी रिलेशन है। ठीक है अनमोल?
टेक योर प्लेसेस। चलो टेक योर प्लेसेस फास्ट। एवरीबॉडी डन? शुरू करते हैं, ध्यान देना मित्रों। ओके, अब बुरा वाला संकट बेटा, जल्दी क्या चल रहा है, फास्ट। ओके, सो बुरा वाला संकट जो है डिबेंचर्स का वो खत्म हुआ। अब जो बचे हैं वो रेसिडुअल प्रोविजन बचे। कल से अपन डिबेंचर पढ़ रहे हैं और अभी सिर्फ रेसिडुअल प्रोविजन बचे। मेरे साथ साथ सिर्फ रीड कर लो फटाफट, ठीक है? बाद में इसको आराम से तुम्हारे इसमें लिख लेना। चलो शुरू करें बच्चों, बोलो हाँ है ना मित्रों? लेट्स गो। सो पॉइंट नंबर 3, सब लोग साथ साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? द डिबेंचर ट्रस्टी कैन बी रिमूव्ड बिफोर, क्या बोले एक बार, एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय पासिंग 3/4 अप्रूवल ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर का 3/4 मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो डिबेंचर होल्डर के मीटिंग का और उसको रिमूव कर दो। पर मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू मीन बाय टर्म इन हियर? कितना टर्म मतलब कितना होगा? कितना टर्म होता है डिबेंचर ट्रस्टी का? कितना टर्म होगा? 10 साल या 30? अगर 30 साल के लिए डिबेंचर्स होंगे तो 30 साल। मर गया बीच में तो? आंसर है एज पर ट्रस्ट डीड। एज पर क्या लिखा है? ट्रस्ट डीड। ऑब्वियस सी बात है ना, ट्रस्ट डीड में जितना समय लिखा रहेगा उतना। या अपॉइंटमेंट का तरीका भी लिख सकते हैं ट्रस्ट डीड में कि एवरी 5 years अपॉइंट न्यू डिबेंचर ट्रस्टी। समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है। नीचे, इन द केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, मरवर गया, निपट विपट गया, ठीक है, प्यार व्यार हो गया, ब्रेकअप वेकअप हो गया, हिमालय चला गया,
तो ऐसे सिचुएशन में इन केस ऑफ रेजिग्नेशन के वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी है तो मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कंसेंट देके नया डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे, और अगर रेजिग्नेशन रीजन नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी। ऐसा क्यों? सब लोग पढ़ो और उसको बताओ इसके पीछे का रीजन क्या है। कैजुअल वैकेंसी हुआ, बोले रेजिग्नेशन दिया तो मेजॉरिटी डिबेंचर होल्डर्स शॉल अप्रूव हिज अपॉइंटमेंट। नई डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट जो है कैजुअल वैकेंसी में मेजॉरिटी करेंगी, और अगर रेजिग्नेशन नहीं है, दूसरे वजह से कैजुअल वैकेंसी हुआ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्यों ऐसा? अगर डिबेंचर ट्रस्टी रिजाइन कर रहा है मतलब कंपनी में कुछ दाल में काला है, हो सकता है पूरी की पूरी दाली काली हो सकता है फ्रॉड कर रहे हो, तो इसलिए डिबेंचर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। पर अगर बाकी कोई रीजन है, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, तो उसमें डिस्कस करने लायक क्या है? नए को अपॉइंट कर लो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। समझ में आया है पक्का? चलो नीचे वाले पॉइंट फटाफट। पॉइंट नंबर 5, रेडी? सब लोग साथ साथ में 1 2 3 रीड। क्या है? अ डिबेंचर ट्रस्टी शॉल टेक अ स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड रिड्रेस देयर ग्रीवियंसेस। उनका कोई कंप्लेंट है उसको ठीक करे, और साथ में डिबेंचर ट्रस्टी ने सभी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करनी चाहिए। कब कब? जब 1/10 ऑफ डिबेंचर होल्डर राइटिंग में एप्लीकेशन करेंगे कि मीटिंग ले लो, या तो फिर ऐसा कोई इवेंट उसको लग रहा है, ऑन हैपनिंग ऑफ एनी सच इवेंट, ठीक है, एज ट्रस्टी में थिंक फिट। अगर ट्रस्टी को ऐसा लग रहा है ऐसा कोई इवेंट हुआ जब मीटिंग लेना चाहिए, तो आप फिर उनकी मीटिंग ले सकते हो। वेयर द डिबेंचर ट्रस्टी फेल्स टू शो द डिग्री ऑफ केयर एंड ड्यू डिलिजेंस, मतलब उसने जितना केयर और ड्यू डिलिजेंस दिखाना चाहिए था अगर वो नहीं दिखा पाया, तो ऐसे सिचुएशन में उसने इंडिम्निफाई करना चाहिए पूरे के पूरे डिबेंचर होल्डर्स को, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के हिसाब से उसने पूरे के पूरे डैमेजेस पे करने चाहिए, अदरवाइज उसका कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? मतलब तुमने डिलीजेंस नहीं बरता, निग्लिजेंस किया, काम ठीक से नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने इंडिम्निफाई करना है, और साथ में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है डिबेंचर ट्रस्टी का वो खत्म हो जाएगा। नीचे प्रोविजंस फॉर रिडम्पशन, आखिरी प्रोविजन है, सब जन साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है? द कंपनी, नहीं ये गलत हेडिंग हुआ है आई गेस। प्रोविजंस फॉर डिबेंचर ट्रस्टी, ये प्रोविजंस फॉर रिडम्पशन नहीं है, इट इज मिसलेनियस प्रोविजंस। रिडम्पशन तो ऊपर हो गया ना, कल हमने पढ़ा था ना, बोलो हाँ है ना, मिसलेनियस। मैं इसका हेडिंग चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? कंपनी शॉल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द केवल एक बार से इशू। If the assets of the company are insufficient to discharge the principal amount, then debenture trustee may file a petition with किसके साथ? बोले एक बार, ट्रिब्यूनल। मतलब पैसे से अगर असेट इतनी नहीं है कि डिबेंचर्स पे हो पाए, तो एनसीएलटी को अप्लाई करो, कंपनी का वाइंडिंग अप करो। क्या करो? बोले एक बार से वाइंडिंग अप। नीचे द ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड इंटरेस्टेड पर्सन, एंड ऐसे सिचुएशन में ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स। कैसे? द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर, कंपनी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि रिडीम करो डिबेंचर इमीडिएटली, और तरीका बोलेंगे कैसे? आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसर्न, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू टेक अप पे फॉर द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी मे बी एनफोर्स बाय डिक्री ऑफ स्पेसिफाइड केवल एक बाजू से परफॉर्मेंस, या ये भी बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक डिबेंचर होल्डर्स को रिपे करके उसको खत्म कर दो। इज इट वेरी क्लियर? तो ये कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है जो आपने पढ़ने चाहिए, और इसके साथ साथ में 2 एनालिसिस वाले क्वेश्चन है। अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है ऐसा नहीं है, पर मुझे पढ़ाना जरूरी है बिकॉज मॉड्यूल में दिया है। तो सब जन पहला वाला सवाल पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? व्हाट विल बी सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी इन द केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय गवर्नमेंट कंपनी? ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया है, सब जन साथ में पढ़ो। 1 2 3 बोलो क्या है? इन द केस ऑफ एनी इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय गवर्नमेंट कंपनी विच इज fully secured by the guarantee given by the central government or the state government or by both, मतलब अगर सीजी या एसजी गवर्नमेंट कंपनी के केसेस में गारंटी दे सकती है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी ने आपके डिबेंचर पे नहीं किया तो हम करेंगे। इज इट वेरी क्लियर? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? लास्ट बेंचर्स बोलो हाँ है ना। दूसरा वाला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस सेक्शन में प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, procedure for the debenture holders to inspect the trust deed, obtain the copies, form of a debenture trust deed, quantum of the debenture redemption reserve required to be created, या such other matters, मतलब डिबेंचर्स के रिगार्डिंग सारे मैटर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लॉज क्रिएट कर सकता है, रूल्स बना सकता है। तो फर्दर डिबेंचर्स के प्रोविजन एडअप करने के लिए, अभी इतने इनको कम लग रहे हैं तो इसमें और एडअप करने के लिए पावर किसको देके रखा है? बोले एक बार सीजी। फिर उसके बाद में ये खास चीज है, इफ द इशू रिजल्ट, मतलब डिबेंचर का इशू रिजल्ट करता है इन डेट इज टू इक्विटी रेशियो फॉर मोर देन कितना? बोले एक बार 1, द
in case of the company other than private company, the board of directors of company shall obtain the approval of the shareholder through special resolution if the borrowings by the issue of debenture together with the amount already borrowed exceeds the aggregate company's paid up share capital, free reserves and securities premium account, then prior to the issue of the क्या बोले एक बार debenture. दर्शन सर ने पूरा पढ़ लिया, घंटा समझ में नहीं आया. थर्ड पॉइंट पढ़ो एक बार मन में. पढ़ लिया? बोलो हाँ है ना? क्या बोला है? एनीवन कैन रेज द हैंड एंड टेल मी. देखो आपके पास दो ऑप्शन है. पहली बोल लूँ चूज वाइजली. एक तो आप इसको रट सकते हो, नहीं तो बहुत डिटेल में समझ सकते हो. पर डिटेल में समझने का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि बात निकली है तो फिर जरूरत लग जाएगी. पर बहुत लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा क्या है, क्योंकि मुझे पता है प्रोविजन क्या है, वो सिर्फ आपको नहीं पता क्या कहना चाहते हैं इसलिए. सो क्या करना है? जाना है डिटेल में? पक्का? कुछ लोग दिल पे पत्थर रख के हाँ बोल रहे हैं, पर तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है तो मैं तुम्हें चाहूंगा अदर स्किप कर दो अगर आपको चाहिए तो. हाँ, एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट. ये इसके लिए मुझे कृपया माफ कर दे. ठीक है, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस करना. क्या हुआ? बोलना? अच्छा बोलना चाहेगा. हाँ ठीक है, सॉरी. अच्छा चांस, बोलने का चांस दिया था. हाँ क्या मतलब है इसका? बोलो. इनके आंसर सुनो, ये आपके काम में आएंगे. बोलिए. ठीक है, फाइन, इंटरप्रिटेशन इज फाइन. और कोई? हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता ये आपको आए. ठीक है, मैं ही बताता हूँ, जाने दो. लेट्स गो, स्टार्ट करें बच्चों. बोलो हाँ है ना? अब बात दूर तक जाएगी, बहुत अच्छे से फोकस करना. आर यू गाइस रेडी? मुंडे मुंडे झटको, स्ट्रेट बैठो, फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से. मुंडे स्ट्रेट बैठ, फोकस. लेट्स गो. सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ कंपनीज. टाइप्स ऑफ क्या ले बाजू से? कंपनीज. मुझे एक बात बताओ, किसके लिए प्रोविजन बनाया था? वहां पे लिखा है ना, पढ़ा ना आपने? अदर देन कौन सी कंपनी है? प्राइवेट. तो बचती कौन सी है? पब्लिक. सो पब्लिक कंपनी. और इधर कौन सी कंपनी बोले एक बार उसे? प्राइवेट. ओपीसी मत बोलना, प्राइवेट का पार्ट ही ओपीसी आता है, तो प्राइवेट के लिए प्रोविजन नहीं है. सब लोगों का ध्यान है बोर्ड के ऊपर, लाइव स्ट्रीम में भी सबका ध्यान है क्या? कृपया बोलिएगा. पब्लिक कंपनी डजंट मैटर वेदर इट इज लिस्टेड और इट इज अनलिस्टेड, दोनों के लिए प्रोविजन है. तो पहले ये क्लियर करवा दूं मैं, ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी के लिए प्रोविजन अप्लीकेबल है. इज इट वेरी क्लियर? बोर्ड के ऊपर कंसिस्टेंट ध्यान चाहिए मुझे, बाकी किधर भी नहीं. अब किसी भी टाइप का कंपनी हो, उसको फर्दर डिवाइड करो दो पार्ट्स में, जिसका डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 2, सॉरी माय मिस्टेक, इज लेस देन 1, एंड जिसका डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब वहां पे क्या बोला है? इक्वल टू बोला है क्या? उन्होंने वर्डिंग में क्या यूज किया है? द डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज मोर देन 1. और अगर मोर देन 1 लिखा है तो हमने एकदम स्मार्ट डिसीजन करना चाहिए, यहां से हम इक्वल टू काटेंगे और इसको इधर लिखेंगे. इज इट वेरी क्लियर? सो डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1 और डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज मोर देन 1. बराबर है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी इन हियर? अगर इक्विटी की हम बात करें तो इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी का मतलब है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. बराबर है? सो व्हाट दे एक्चुअली मीन टू से कि आपका जो डेट है वो इज टू इक्विटी से मोर देन 1 है, ये बोला है उन्होंने. तो डेट इज टू इक्विटी मोर देन 1 है, मतलब डेट अपॉन इक्विटी इज मोर देन 1:1. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स में घुस रहा हूं मैं. इज इट वेरी क्लियर? डेट इज टू इक्विटी इज मोर देन इक्वल टू 1.
तो कहना ऐसे कि लोन आपके इक्विटी से ज्यादा है, तो कहना ऐसे डेट इज मोर देन पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। डाइसेक्शन समझ में आ रहा है ना? डेट इज मोर देन पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कहना इसे, उधर ही बैठो, तो कहना इसे डेट के अंदर क्या क्या आता है? डेट के अंदर आता है लोन, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बोलो हाँ या ना? और ये सब मिला के मोर देन पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम है। कहना ऐसे, सब लोग बोलो हाँ या ना? सब लोगों का ध्यान है, बोलो ऐसा नो। अब अगर ये समझ में आया तो वापस से पढ़ो इसको। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा? जरूर बोलिए प्लीज। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? इसका सिंपल मतलब क्या बोला है उन्होंने कि बोले जिस वक्त, बहुत सिंपल, कंक्लूजन वाला टच दे दूं मैं इसको पूरा, खुल जा सिम सिम, अब इसको क्या हो गया, हाँ, कंक्लूजन वाला टच दे दूं मैं इसको पूरा पूरा कंक्लूजन वाला टच। बोले अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर आपका एग्जिस्टिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हम प्यार से क्या बोल रहे हैं? एग्जिस्टिंग बोरोइंग। कौन सा बोरोइंग बोले एक बार? एग्जिस्टिंग। प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग, प्रपोज क्या बोले एक बार उसे? बोरोइंग। अब प्रपोज बोरोइंग मतलब क्या ना ऐसे प्रपोज डिबेंचर्स, बोलो हाँ या ना? क्या ना ऐसे प्रपोज डिबेंचर्स। और एग्जिस्टिंग बोरोइंग मतलब क्या ना ऐसे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स प्लस एग्जिस्टिंग अदर बोरोइंग्स, बोलो हाँ या ना? सो अगर मेरे एग्जिस्टिंग अदर बोरोइंग्स और मेरे प्रपोज जो अभी मैं डिबेंचर्स इशू करने वाला हूं वो वाले बोरोइंग, अगर ये एक्सीड कर रहे हैं, दोनों मिलके एक्सीड कर रहे हैं मेरे पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम को, तो ये जो प्रपोज डिबेंचर्स है इसके लिए मैंने जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। अब समझ में आया पक्का? अब आइडिया क्लियर है पक्का? टू पुट इन एग्जाम्पल, पेड अप कैपिटल 50 करोड़, फ्री रिजर्व्स 100 करोड़, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 करोड़, टोटल कितना हो गया ये बोले एक बार? 170 CR, बोलो हाँ है ना? सो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम 170 CR। अब मेरा समझो एग्जिस्टिंग बोरोइंग, ठीक है? सो मैं एग्जिस्टिंग बोरोइंग लिख रहा हूं इसको, एग्जिस्टिंग बी। अगर ये मेरा एग्जिस्टिंग बोरोइंग ऑलरेडी समझो 150 CR है, प्लस अभी मैं जो डिबेंचर का इशू कर रहा हूं, डिबेंचर इशू प्रपोज्ड, इशू क्या बोले एक बार उसे? प्रपोज्ड, ये मैं करना चाहता हूं ₹40 CR का, तो कहना है इससे दिस टुगेदर एक्सीड्स 170 CR, बोलो हाँ या ना? सो ये 170 CR रुपीज को अगर एक्सीड कर रहा है तो मुझे 40 CR के लिए जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लेना है? स्पेशल। अब समझ में आया पक्का? एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? अब वापस से चाहिए तो एक बार कंडीशन पढ़ो, आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगा। अब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरा इक्वेशन डेट टू इक्विटी रेशियो से डाइल्यूट करके यहाँ पे ला लिया। तो सिंपल, अब बहुत सिंपल हो गया अपने लिए, ठीक है? ये कंडीशन का एक अल्टीमेट मतलब क्या है कि मेरे एग्जिस्टिंग बोरोइंग और जो नए डिबेंचर में इशू करने जा रहा हूँ वो मेरे पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा जाएगा ना। ऑब्वियसली अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा जाएगा तो मेरा जो प्रपोज डिबेंचर है उसके लिए जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल। बात हो गई खत्म, इजी पीजी। पक्का समझ में आया है सबको? बोलो हाँ या ना? एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? हाँ। अब ये बोलने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला बैकअप लेक्चर देखे वापस समझे, और दूसरा फिर भी समझ में नहीं आया रट डाल, ठीक है? और दूसरा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है? तो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फर्स्ट। मस्त है ना डिबेंचर्स? और आओ ये इंटर लॉ पढ़ने के लिए, लॉ
उस चार्ट के नीचे ही लिखना है। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा? जलूल जलूल बोलिएगा प्लीज। फटाफट लिखना तुरंत से भी पहले, सेक्शन खत्म करना है आज। मतलब हो ही गया, बचा नहीं है कुछ, खत्म, एक ही क्वेश्चन बाकी। ढाई घंटे हो गए हम डिबेंचर ही पढ़ रहे हैं। कल का 1-1.5 घंटा, कल का 1 घंटा और आज का 1.5 घंटा। नाइस। एग्जाम में एक मस्त सवाल आ सकता है इसके ऊपर। बहुत अच्छा एकदम। और हो सकता है वो डेट टू इक्विटी के बारे में कुछ बोले ही ना। अब जिसने ठीक से नहीं पढ़ा उसको आइडिया ही नहीं आएगा। बहुत सिंपल लॉजिक याद रखना, डेट टू इक्विटी मोर देन 1 बोले या एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज बोरोइंग मोर देन पेड अप कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बोले, बात एक ही है। लोन, बोरोइंग्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, सारे टाइप के फंड रेजिंग कैपिटल छोड़ के वो सब डेट में ही आता है ना। आपको बताइए ये एक्चुअल अप्रूवल कहाँ से चुराया है? एक्चुअली ये अप्रूवल अब डिटेल में बोल रहा हूँ इसलिए लिखा वाकई नहीं दूंगा, नहीं तो आप बाद में रिवाइज करते हो कंफ्यूज होंगे। पर जिसको जानने की जरूरत है, फाइनल लेवल पे एक सेक्शन आता है 180, सेक्शन 180 पावर्स ऑफ जनरल मीटिंग, जिसमें बोला गया है कि कभी भी अगर कंपनी खुद के औकात से ज्यादा बोरोइंग करे, एक बार सब लोग बोलो, कभी भी कंपनी खुद के औकात से ज्यादा बोरोइंग करे जो झेल नहीं सकती, उस केस में जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना चाहिए प्रपोज्ड वाली चीजों के लिए। और वो यहां से इंस्पायर्ड प्रोविजन है ये वाला, स्पेसिफिकली सेक्शन 180 से। और देखो आप, जनरल मीटिंग का स्पेशल ही है और औकात से ज्यादा का बोरोइंग है, सेम प्रिंसिपल। चलो मित्रों, डन। बच्चों एवरीबॉडी डन? आगे बढ़ू मैं पक्का? ओके, लास्ट चीज, लास्ट क्वेश्चन हो गया है सबका लिखना? आ जाइए बोर्ड के ऊपर, लेट्स गो। लास्ट पॉइंट नंबर 4, सबजन साथ साथ में रेडी? अब ये यहां का नहीं है पॉइंट नंबर 4, ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर से उठा के लाया गया है, पर मॉड्यूल में दिया था इसलिए मेरे को देना जरूरी है। उन्होंने शेयर कैपिटल चैप्टर में डिबेंचर के अंदर ये फॉर्म दिया है, हालांकि ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर का फॉर्म है, आप इनिशियल से समझ जाओगे। रेडी? कंपनी हु से, रेडी 1 2 3 बोलो, क्या है? कंपनी हु मेक्स द अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। जो भी आप सिक्योरिटीज अलॉट करते हो ना, कोई भी सिक्योरिटी कंपनीज एक्ट में अलॉट की, उसके लिए एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है। एक बार सब लोग बोलो, क्या फाइल करना पड़ता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। और वो फाइल होता है प्रोस्पेक्टस चैप्टर के PAS 3 फॉर्म नंबर के अंदर, इसलिए उसका फॉर्म नंबर भी क्या है? PAS, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इज इट वेरी क्लियर? ये आपका डिबेंचर का आखिरी सवाल है। इसी के साथ पिछले 2 दिन से
3 घंटे के अथक परिश्रम के बाद में यहां पे खत्म होता है हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन, क्या बोले एक बार, डिबेंचर्स। इज इट वेरी क्लियर? हमने डिबेंचर का कोई भी चीज मॉड्यूल का नहीं छोड़ा है, हाँ, कोई भी नहीं।